अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है कहानी इनका एपिसोड 7। आर्थर की लाश के लंदन रवाना होने के तीसरे रोज़ एलिज़ाबेथ ने मुझे बताया कि सुंदरलाल हद से तजावुज़ करता जा रहा है। वो उसकी तरफ से ख़तरा महसूस करने लगी है। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया, तुम मुतमईन रहो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया है। दरअसल मैं भी सुंदरलाल के सामने आने से कतरा रहा था, क्योंकि आर्थर ने जिस तरह खुदकुशी की थी वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। सुंदरलाल ने एलिज़ाबेथ से जो कुछ कहा था उसके मुताबिक तो आर्थर को कोई खतरनाक हादसा पेश आना चाहिए था। मैं 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर मरने को हादसा नहीं कह सकता। इसके पीछे ज़रूर कोई खुफिया हाथ काम कर रहा था, कोई ऐसी ताकत जो आदमी को आंख बंद करके इतनी बुलंदी से कूद पड़ने पर मजबूर कर दे। आर्थर कोई दिमागी मरीज नहीं था, और उसके और एलिज़ाबेथ के दरमियान चंद रोज़ कबल मेरी वजह से जो तनाज़ा हुआ उसे मैंने निहायत खुश उसलूबी से निपटा दिया था, और आर्थर कतई तौर पर मुतमईन हो चुका था। एलिज़ाबेथ ने उसे तलाक लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया है। चुनांचे मैं उसे किसी सूरत में भी खुदकुशी मानने के लिए तैयार न था। आर्थर को कत्ल किया गया था, और इस कत्ल में सुंदरलाल पूरी तरह मुलव्विस था। उसके इशारे पर ही आर्थर से ज़िंदगी जैसी अनमोल शय छीनी गई थी, मगर किस तरह? वो कौन सी ताकत थी जिसने उसे होटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाने पर मजबूर किया था? जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं सुंदरलाल के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इनका से भी इस सिलसिले में बात की। उसने सुंदरलाल के पास जाकर हकीकत जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ ना जान सकी। यहाँ उसकी कुव्वत परवाज़ भी जवाब दे गई थी। उसके लिए सुंदरलाल की कोठी में दाखिल होना मुमकिन नहीं रहा था। वो कई बार कोशिश कर चुकी थी, मगर उसे अंदर जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिल सका। उसने मुझे बताया था कि पूरी कोठी के गिर्द एक नादीदा हिफाजती हिसार कायम कर दिया गया है। सुंदरलाल भी कोठी के अंदर ही महदूद होकर रह गया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुंदरलाल टेलीफोन पर बराबर एलिज़ाबेथ को परेशान कर रहा था। वो मेरे और एलिज़ाबेथ के ताल्लुकात की नौयत से नावाकिफ़ था। वो मुझे अपना बहीख्वाह हमदर्द दोस्त समझता था, और मेरे ज़रिए एलिज़ाबेथ को फतह करने के ख्वाब देखा करता था। इनका ने मुझे मशवरा दिया, गौस तुम टेलीफोन पर उससे बात करके देखो, शायद इसी तरह कुछ अंदाज़ा हो सके। इनका की बात माकूल थी। मैंने पुलिस स्टेशन से उसे फ़ोन किया। वो मेरी आवाज़ सुनकर खुश हो गया, बोला, गौस महाराज आपने तो शायद मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। कितने दिन से मुझे गरीब के झोंपड़े में कदम नहीं रखा है। मेरा दिल चाह रहा है आपसे मिलने के लिए। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ, इसीलिए तो किला बंद होकर बैठ गई हूँ। मैंने तो कई बार आना चाहा, लेकिन वहाँ पूरी कोठी के गिर्द एक हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई है। कोई तुम्हारे पास आए तो किस तरह आए? इस वक्त यही मालूम करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है कि आखिर तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। अरे महाराज, मुझे इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है भला? वो हमारे मनोहर लाल जी महाराज है ना, उन्होंने किया है ये सब कुछ, और हम सबको कोठी के अंदर नज़रबंद करके रखा है। बाहर किसी को नहीं निकलने देते। कहते हैं कोई अंदर से बाहर निकला तो उनका कुंडल टूट जाएगा। वो हैं कहाँ? मैंने पूछा। यही है जी, एक कमरे में बंद होकर कोई जाप कर रहे हैं। पूरे 7 दिन बाद कमरे से बाहर निकलेंगे, तभी अपना ये कुंडल ख़त्म करके हमें आज़ाद करेंगे। लेकिन आखिर उन्हें इनकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? मैंने पूछा। ज़रूरत तो है उन्हें, क्योंकि वो अपनी ताकत का सही अंदाज़ा किए बगैर जमील अहमद खान की बेटी पर चढ़ दौड़े थे। वहाँ उन्हें बुरी तरह मुँह की खाना पड़ी। जमील अहमद खान महान है। उस बेवकूफ़ ने यह नहीं सोचा कि वो अगर अपनी बेटी को अपने दुश्मनों के बीच छोड़कर गए हैं तो यकीनन उसकी हिफाजत का भी इंतज़ाम करके गए होंगे। वो अपने ताकत के गुरूर में वहाँ जा पहुँचा, लेकिन उसकी मुहाफिज मावरई ताकतों ने मनोहर लाल को बाहर से ही लौटा दिया। वो घबराकर वहाँ से भाग आया। अब उसके दिल में खौफ हो गया है कि उसकी मुहाफिज ताकतें उसका काम तमाम कर देंगी। इसी खौफ से वो कोठी के गिर्द कुंडल बना के किसी खास जाप करने बैठ गया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर वो उन ताकतों के मुकाबले में इतना ही कमज़ोर है तो उसने उनसे महफूज रहने के लिए इतना मजबूत हिसार कैसे कायम कर लिया? मैंने सवाल किया। इलाहाबाद से चलते वक्त तो साथियों ने उसे अपनी हिफाजत के लिए कुछ खास मंत्र सिखा दिए हैं। ये भी कोई ऐसा ही मंत्र है? वो बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उसका जाप पूरा ना हो जाए मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। क्या किया जाए महाराज, मजबूरी है। अब मैं उसकी हुक्म अदौली भी नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, ठीक है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। इनका ने मेरे रिसीवर रखने के बाद कहा, लो यहाँ तो मामला ही दूसरा निकला। हम समझ रहे थे कि सुंदरलाल ने आर्थर के कत्ल के बाद किसी ज्ञानी ध्यानी से यह सब कुछ कराया है। अब पता चला कि उस कुंडल में मनोहर लाल जी छुपे बैठे हैं। हाँ, ये तो मामला वाकई मुख्तलिफ निकला, मगर अभी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने मनोहर के इशारे पर मुझे असल बात बताने से गुरेज किया हो और झूठ बोल के मुतमईन करने की कोशिश की हो। मैंने खदशा जाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तब भी 2-4 दिन बाद हकीकत खुल जाएगी। मनोहर लाल बकौल सुंदरलाल के 7 दिन का जाप कर रहे हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं। 4 दिन के बाद उसका जाप खत्म हो जाएगा और वो कुंडल खत्म कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझ लेंगे सुंदरलाल ने झूठ बोला था। असल बात इसके अलावा कुछ और ही है।
तुम ठीक कहती हो। यूं भी हकीकत कुछ भी हो, उसे ये कुंडल जल्द ही ख़त्म करना पड़ेगा। सुंदरलाल ज़्यादा दिनों तक कोठी में बंद नहीं बैठ सकता। उसे जल्द अज जल्द एलिज़ाबेथ को अपने काबू में करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैंने कहा, चलो तो फिर अब 4 दिन और इंतज़ार कर लो। इनका ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 दिन तक मुझे कोई काम नहीं था। चुनाचे फुर्सत गुनाह के ये 4 दिन मैंने एलिज़ाबेथ के साथ गुजारे। 4 दिन यूं गुजर गए जैसे किसी सुहाने ख्वाब के बाद आंख खुल गई हो। उसने बम्बई के हुकाम से कह दिया था कि जिस सरजमीन पर मेरे आर्थर ने जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैंने डीआईजी से कहकर उसकी दिलजोई का फ़र्ज़ अपने ज़िम्मे ले लिया और 4 दिन तक उसकी खूब दिलजोई की थी। तमाम दिन और आधी रात तक उसे अपने साथ लिए बम्बई की शाहराहों, क्लबों, होटलों और दूसरे तफरीही मुकामात पर मारा मारा फिरता। मैं एलिज़ाबेथ के साथ उसके होटल के कमरे में बैठा उसकी हसीन आंखों के नीलगू समुंदर से मोहब्बत के मोती चुन रहा था कि टेलीफोन की घंटी ने हमें चौंका दिया। एलिज़ाबेथ ने रिसीवर उठा के फ़ोन सुना। दूसरी जानिब सुंदरलाल था, जिसने एलिज़ाबेथ को अपनी आज़ादी की नवीद सुनाने के लिए फ़ोन किया था। सुंदरलाल से फ़ोन पर गुफ्तगू करने के बाद एलिज़ाबेथ फ़िक्रमंद सी हो गई। उसने उदास नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, गौस, ये शख्स तो मेरे लिए मुसीबत ही बन गया है। क्या तुम इससे किसी तरह मेरी जान नहीं छुड़ा सकते? फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने मेरी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन सुंदरलाल ने उसका इत्मीनान और सुकून फिर गारत कर दिया था। उसकी वजह से वो फ़िक्रमंद रहती थी। मैं सुंदरलाल को इनका के ज़रिए खुदकुशी करने पर भी मजबूर कर सकता था, मगर मनोहर लाल की वजह से इनका अभी उससे छेड़छाड़ करने के हक़ में नहीं थी। अभी वो मनोहर लाल की असलियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो सकी थी। वो कभी तो उसे एक मामूली सा शोबदेबाज नजर आता और कभी इतना बड़ा ताकतवर कि उसके करीब जाना भी इनका के लिए नामुमकिन हो जाता। मैं एलिज़ाबेथ को दिलासे और तसल्लियाँ दे रहा था। इनका ने जल्द ही मालूम कर लिया कि मनोहर लाल वाकई एक मामूली पुजारी है, जो खुद 2-4 छोटे छोटे शोबदों के सिवा कुछ नहीं जानता। मगर विंध्याचल के गारों से निकलकर जमील अहमद खान की तलाश में आने वाले साधु बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। उन्होंने मनोहर लाल को इनका के शर से महफूज रहने के लिए 2-4 मंत्र सिखा दिए थे, जिनकी वजह से वो उसकी दस्तरस से दूर हो जाता था। अभी इनका उसके बारे में पूरी तरह मुतमईन नहीं हुई थी। वो एक बार फिर इनका की पहुंच से दूर हो गया। इनका उसकी तलाश में इधर उधर मारी मारी फिरने लगी। इस दौरान एक रोज़ सुबह मैं हस्बे मामूल ग्रीन होटल पहुंचा तो एलिज़ाबेथ वहां मौजूद नहीं थी। मालूम हुआ कि वो रात के तीसरे पहर होटल से बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आई। मैं ये खबर सुनकर परेशान हो गया। जहन पर बहुत जोर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मेरे और सुंदरलाल के सिवा उसकी ना किसी से दोस्ती थी ना ताल्लुक। चुनाचे उसका इस तरह कहीं जाना और फिर वापस ना आना हैरत और परेशानी का बायस था। मैंने होटल ही से सुंदरलाल को फ़ोन करके उससे मालूम किया कि एलिज़ाबेथ उसके घर तो नहीं है। वह जानता था कि आर्थर की मौत के बाद डीआईजी मिस्टर जैक्सन ने एलिज़ाबेथ की देखभाल और दिलजोई का काम मुझे सौंप दिया है। चुनाचे एलिज़ाबेथ के बारे में मेरे पूछने से वो किसी शुबे में मुब्तला नहीं हो सकता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने अपनी लाइल्मी का इजहार करने के बाद हैरानी से कहा, ताज्जुब है, वो होटल में नहीं है तो आखिर कहाँ गई है? मैंने कहा, होटल वालों का कहना है कि वो रात के तीसरे पहर तन्हा ही होटल से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? क्या तुम बम्बई में उसके किसी करीबी शनासा से वाकिफ़ हो? नहीं महाराज गौस, मैंने तो उसे आज तक आपके सिवा किसी और के साथ घूमते फिरते नहीं देखा। मेरा तो ख्याल है कि आप उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सुंदरलाल बोला। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एलिज़ाबेथ को मैंने कहीं गायब कर दिया है? ना ना महाराज, ये आपने कैसे समझ लिया? मैं आपके बारे में इस तरह कैसे सोच सकता हूँ? वो जल्दी से बोला। मेरा मतलब ये था कि महाराज की आंखें तो अंदर तक देख सकती हैं। मेरी आंखों में इतनी बेनाई कहाँ है कि मैं महाराज से ज़्यादा देख सकूँ। मैं तो दीवार के पीछे का हाल भी नहीं बता सकता। मैंने सिलसिला मुनक़ता करके होटल के मैनेजर को तंबीह की कि अगर मेरे वापस आने से पहले एलिज़ाबेथ आ जाए तो उससे मेरा यहीं इंतज़ार करने के लिए कह दे। फिर होटल से बाहर निकला और कार संभाल कर भिंडी बाजार की तरफ चल दिया। चंद दिन पहले बाबू खान ने मुझे बताया था कि सुंदरलाल उसे एलिज़ाबेथ को अगवा करके अपने शबिस्तान में पहुंचाने के लिए मजबूर करता रहा है और अब उसकी जानिब से नाकाम होकर मनोहर लाल के जरिए ये काम कराना चाहता है। अगर मनोहर लाल ने सुंदरलाल के कहने पर एलिज़ाबेथ को गायब किया है तो शायद बाबू खान को यह मालूम होगा कि उसने एलिज़ाबेथ को कहाँ रखा है। बाबू खान के अड्डे पर मुझे हाथों हाथ लिया गया। वहाँ उस वक्त 8-10 अफराद मौजूद थे और बाबू खान समेत हर शख्स अकीदत एहतराम के जज्बे से सरशार था। वो बढ़ बढ़कर मुझसे मुसाफिया कर करके मेरे हाथों को चूम चूम के आंखों से लगा रहे थे। वो अपनी अकीदत एहतराम के जज्बात के इजहार से फारिग हो चुके तो बाबू खान ने मुअद्दबाना अर्ज़ की, हजूर मेरे लायक कोई खिदमत सरकार। मैंने वहाँ मौजूद अफराद की जानिब इशारा करके आहिस्ता से कहा, इन्हें यहाँ से हटा दो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। अभी लीजिए जनाब, बाबू खान ने कहा और अपने आदमियों से बोला, अच्छा भाई अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना अपना काम करो, मुझे मियाँ साहब से कुछ ज़रूरी बातें करना है। बाबू खान का हुक्म सुनते ही तमाम लोग खामोशी से उठकर बाहर चले गए। तन्हाई होने के बाद बाबू खान ने कहा, जी सरकार,
अब फरमाए क्या हुक्म है। मैंने कहा, बाबू खां तुम्हें यह तो मालूम है कि सुंदर लाल ने एलिज़ाबेथ को अपने शबिस्तान की जीनत बनाने के लिए मनोहर लाल की खिदमत हासिल की हैं। जी हाँ सरकार, मैंने उसे साफ जवाब दे दिया तो उसने गुस्से से दांत पीसते हुए मुझसे कहा था, मेरे पास मनोहर लाल जैसा ज्ञानी इलाहाबाद से आया हुआ है। अब मैं उसके जरिए एलिज़ाबेथ को इस तरह गायब कर दूंगा कि किसी को कानों कान खबर ना हो सकेगी। बम्बई की पुलिस क्या हिंदुस्तान की फौज भी अगर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े तो वो भी उसका सुराग नहीं पा सकेगी। मेरा नाम सुंदर लाल है। आदमी को इस तरह गायब करता हूं कि कोई उसकी बू भी ना पा सके। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और अब वाकई उसने एलिज़ाबेथ को इसी तरह गायब कर दिया है। मेरी तमाम ताकतें उसका सुराग पाने में नाकाम हो चुकी हैं। क्या? बाबू खां हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, क्या सरकार, सुंदर लाल? हाँ बाबू खां, सुंदर लाल का दाव चल गया है। उन्होंने आज रात के आखिरी हिस्से में एलिज़ाबेथ को इस तरह होटल से गायब कर दिया कि देखने वाले इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते कि वो खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी मर्जी से कहीं गई है। मैंने एलिज़ाबेथ की गुमशुदगी की पूरी तफसील सुना दी। बाबू खां हाथ मालकर इजहार अफसोस करता हुआ बोला, यह सुंदर लाल ने अच्छा नहीं किया। आप हुक्म करें सरकार। बाबू खां अपनी जान पर खेलकर पाताल से भी उसे ढूंढ निकालेगा। नहीं बाबू खां, जोश में मत आओ। इस तरह तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। हमें पहले ये यकीन कर लेना चाहिए कि वाकई ये हरकत सुंदर लाल ही की है। मैंने कहा, जनाब उसके सिवा कोई और ये हरकत कर ही नहीं सकता। बाबू खां ने कहा, वही पाजी उस गरीब की जिंदगी के लिए उधार खाए बैठा था। आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे उसके कई खुफिया ठिकानों का इल्म है। मैं वहां अपने आदमी भेजकर मालूम करने की कोशिश करता हूं कि उसने एलिज़ाबेथ को कहाँ छुपा रखा है। ये मालूम हो जाने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। कोई उल्टी सीधी हरकत करने से कबल ये मत भूल जाना कि उसके साथ इलाहाबाद से आने वाला पुजारी मनोहर लाल भी है, जो कुछ जंतर मंतर भी जानता है। अगर तुमने अंधाधुंध कोई कदम उठाया तो अपने आदमियों की जानें ज़ाया करने के सिवा कुछ हासिल न कर सकोगे। तो क्या सरकार, आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? बाबू खां ने पूछा। ये तो उस वक्त मालूम होगा जब वो मेरे सामने आएगा। अभी से क्या कहा जा सकता है? तुम उसका पता चला लो तो मुझे इतला देना, फिर मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने जवाब दिया। मैं बम्बई के गली कुचों में एलिज़ाबेथ की बू सूंघता फिर रहा था। बाबू खां के आदमी भी सुंदर लाल की एक एक को खुफिया कमीनगाह झांकते फिर रहे थे। इनका भी उसकी जुस्तजू में सरगर्दा थी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सुंदर लाल और मनोहर लाल भी शायद किसी पाताल में उतर गए थे। इनका भी बेबसी से इधर उधर सर टकराती फिर रही थी। मुझ पर अब मायूसी तारी होने लगी। भूख प्यास और नींद उड़ गई। तज़ईन मेरी इस हालत से बहुत परेशान थी। उसने मेरी परेशानी का सबब जानने की कोशिश की तो मुझे एक नया ख्याल आया। इनका की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए मैंने उससे कहा, तज़ईन, हालात बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त इनका अगर हमारे साथ होती तो मैं यूं परेशान न होता। वह चौंक कर बोली, गौस, खुदा के लिए इनका को भूल भी जाओ। आखिर जिन लोगों के पास इनका नहीं है या जो लोग इनका को जानते नहीं हैं, वो अपनी परेशानियां किस तरह दूर करते हैं। मैंने कहा, तुम्हें हालात का इल्म नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हो। हम इस वक्त जिन हालात से दो चार हैं उनसे निमटना किसी हम जैसे इंसान के बस की बात नहीं। वह चंद सानिये मुझे देखती रही, फिर बोली, और वो हालात क्या हैं? जवाब में मैंने उसे मनोहर लाल और विंध्याचल के साधुओं के बारे में बताया, और यह भी बताया कि मनोहर लाल दोबारा उसे अगवा करने की कोशिश कर चुका है और रही कि जिन भी उसके आसपास हर वक्त मौका की ताक में रहते हैं। तज़ीन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, ये सब क्या हो रहा है गौस? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। बाबा मुल्क ही छोड़कर चले गए तो फिर ये लोग अपनी रंजिशें और अदावतें क्यों नहीं भुला देते? मैंने कहा, इनका को शायद इन बातों का अंदाज़ा था। वो गालिबन हमें इन्हीं आफात से महफूज रखने के ख्याल से हमारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन हमने उसे बददिल करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। अब बताओ, इन हालात से हम किस तरह निमट सकते हैं? कौन है जो हमें इस जहन्नुम से निजात दिलाए? वह दांतों से अपना निचला होंठ काटते हुए गुमसुम सी खड़ी कुछ सोचती रही। मैं तीखे अंदाज में जवाब तलब निगाहों से उसे घूरता रहा। चंद लम्हों बाद वो एकदम उछल के बोली, एक रास्ता है। अभी हमारे पास इन मुसाइब से निजात का एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैंने बेताबी से पूछा। गुलबर्गा वाले सैयद मजजूब, वो बोली। गौस, हम गुलबर्गा चले जाती हैं। सैयद मजजूब ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तुम मकान बेचने के लिए हैदराबाद तो जाना ही चाहते हो, उसके साथ ही हम ये काम भी निपटाते आएंगे। चचा रुकनुद्दीन वगैरह से भी मुलाकात हो जाएगी और सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। उसकी तजवीज़ बड़ी माकूल थी। सैयद मजजूब उसे रहीक जीन और मनोहर लाल के अजाब से निजात दिला सकते थे, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं करते। चुनाचे मैंने तज़ईन से कहा, बात तो तुमने ठीक ही कही है, लेकिन मुश्किल यह है कि फौरी तौर पर मुझे रुख्सत नहीं मिल सकेगी। एक बड़ा संगीन और अहम केस मेरे सुपुर्द है। मैं जब तक उसे ना निपटा लूँ बम्बई से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, एक तरकीब है। तुम प्रेम से फ़ोन पर बात करो। अगर वो तैयार हो जाए तो तुम दोनों कल किसी गाड़ी से रवाना हो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तज़ईन ने उसी रोज़ प्रेम से बात कर ली। वो और सोहराब दोनों ही उसके साथ जाने पर आमादा हो गए। चुनाचे दूसरे ही रोज़ वो तीनों गुलबर्गा रवाना हो गए। तन्हाई मिली तो मैंने अपना सारा वक्त एलिज़ाबेथ की तलाश में सर्फ करना शुरू कर दिया।
मुझे एलिज़ाबेथ की तलाश के सिवा किसी बात का होश नहीं रहा। मैं नहीं जानता था कि इनका मेरे साथ कब होती थी और कब मुझे छोड़कर चली जाती थी। शाम के 4 बजे होंगे जब मैंने अपने सर में इनका के तेज़ नाखूनों की चुभन महसूस करके उसकी तरफ निगाह की। उस वक्त वो बड़ी मसरूर नजर आ रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर बोली, तुम तो एलिज़ाबेथ के लिए मजनू बने जा रहे हो। कुछ अपना भी होश है, मेरा भी ख्याल है। इनका क्यों मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रही हो? मैं बोला, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई और तुम होशो हवास की बात कर रही हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, बड़ा दुख है तुम्हें उसके बिछड़ने का। तुम दुख की बात कर रही हो? मेरी जान पर बनी हुई है। बड़ी संगदिल हो। तुम्हें मुझ पर जरा रहम नहीं आता। मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने गुलूगीर आवाज में कहा। वो कहा मारकर हंसी, बोली, हाय क्या चीज़ है इश्क भी। अच्छा भला आदमी उल्लू नजर आने लगता है। मैंने जलकर कहा, इनका बस खामोश हो जाओ, ज्यादा तंग करोगी तो खुदकुशी कर लूंगा। छी छी छी, बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते। इनका के होते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो आओ मेरे साथ, आज मैंने तुम्हारी जाने जान को ढूंढ निकाला है। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या कहा तुमने? क्या तुमने उसे तलाश कर लिया है? हाँ हाँ, यही कहा है। वो शरारत से आंखें मटकाते हुए बोली, सच कहो इनका, कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मैंने आजीजी से कहा। मेरे साथ चलो, अभी खुद जान जाओगे कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। वो बोली, कहाँ है वो? मैंने बेताबी से पूछा। सुंदरलाल ने उसे अपनी कोठी के तय खाने में कैद कर रखा है, उसने बताया। तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आई? क्या तुम सुंदरलाल को जेर नहीं कर सकती? मैंने पूछा। सुंदरलाल की क्या हैसियत है? वहां वो मदारी मनोहर लाल भी मौजूद है। उसने पूरा तहखाना मैसूर कर रखा है। 2 दिन से मैं वहां बंद थी। आज उसने सुंदरलाल के बाहर आने के लिए रास्ता खोला था तो उसके साथ मैं भी निकल आई। अब हमें पहले सुंदरलाल ही को काबू में करना होगा, उसके साथ ही हमें अंदर जाने का रास्ता मिल सकेगा, इनका ने बताया। चलो फिर जल्दी करो, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। पागल हो गए हो? इस तरह जाओगे वहां? जरा अपना हुलिया तो देखो, इनका ने मुझे टोका। मेरा हुलिया वाकई बहुत खराब हो रहा था। कई दिन से शेव नहीं बनाया था। लिबास मैला हो रहा था, बाल मुंतशिर और परेशान थे। जिस्म पसीने और गर्द से अटा हुआ था। कई दिन से मैंने गुस्ल भी नहीं किया था। चुनाचे इनका के कहने पर मैंने घर जाके अपना हुलिया दुरुस्त किया और फिर सोहराब से ली हुई कार में सुंदरलाल की कोठी की जानिब रवाना हो गया। कोठी के गेट पर गाड़ी रोककर मैंने हॉर्न बजाया। फौरन ही गेट का बगली दरवाजा खोल के दरबान ने बाहर झांका और मुझे पहचान के इस बात में सारे ला के दरवाजा बंद कर दिया। कोई 30 सेकंड इंतजार करने के बाद गेट खोल के दरबान ने मुझे गाड़ी अंदर लाने का इशारा किया। मेरी कार गेट में दाखिल हुई तो दरबानों के अफसर ने मेरे करीब आकर सलाम करने के बाद मुअद्दबाना कहा, सरकार आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैंने मालिक को खबर कर दी है। मैं कार पोर्च में खड़ी करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ ही था कि जिस दरवाजे से मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ उसी दरवाजे से सुंदरलाल अंदर दाखिल हुआ। उसने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे इस तरह वहां अचानक आने की वजह दरियाफ्त की। मैंने पूछा, बस कोई खास वजह नहीं है, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने मुझे याद रखा, ये मेरे लिए बड़ा एजाज है, वो मुनाफकत से बोला। थोड़ी देर हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर इनका ने कहा, अब मैं इसके सर पर जा रही हूं और इसे बेबस करके वहां चलने पर मजबूर कर दूंगी जहां एलिज़ाबेथ को रखा गया है। तुम बस खामोशी से साथ साथ चलते रहना। ठीक है, तुम जाओ, मैंने कहा। इनका मेरे सर से उतरकर सुंदरलाल के सर पर चली गई। सुंदरलाल फौरन उठकर बैरूनी दरवाजे की जानिब चल दिया। मैंने भी जल्दी उठकर उसकी तकलीद शुरू कर दी। बाहर निकलते हुए उसने कहा, तय खाने का दरवाज़ा कोठी के गैराज में है, हमें वहां चलना होगा, मगर इससे पहले मैं दरबानों के इंचार्ज को आपके बारे में हदायत दे दूं। उसने बाहर आके इशारे से दरबानों के इंचार्ज को अपने करीब बुलाया और जब वो करीब आ गया तो उसने कहा, देखो ये गौस महाराज मेरे साथ तय खाने में जा रहे हैं। अगर ये वापस आए और मैं इनके साथ ना हूं तो इन्हें रोकना नहीं, ये जाना चाहें तो इन्हें चले जाने देना। जी बहुत अच्छा सरकार, उसने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर कहा। ठीक है, जाओ अपना काम करो, सुंदरलाल ने कहा और गैराज की तरफ बढ़ते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, आइए सरकार। मैं उसके साथ गैराज की तरफ चल दिया। गैराज के दरवाजे पर पहुंचकर सुंदरलाल मेरी जानिब मुड़ के बोला, आप खामोशी से मेरे साथ चलते रहें, कोई बात करने की कोशिश न करें। उसने गैराज का दरवाज़ा खोला और हम दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हो गए। गैराज में सुंदरलाल की लंबी चौड़ी सफ़ेद चमचम करती हुई कार खड़ी थी। कार के बिल्कुल सामने एक छोटा सा दरवाज़ा था जो उस वक्त खुला हुआ था। सुंदरलाल मेरा हाथ पकड़ के उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें पेट्रोल वगैरह के खाली डिब्बे और मुख्तलिफ किस्म के नाकारा और कारआमद मोटर पार्ट्स रखे हुए थे। कोठरी के फर्श पर काले और सफ़ेद सीमेंट से टाइलों का डिज़ाइन किया गया था। बगौर देखने पर कोई ये नहीं जान सकता था कि यहाँ किसी तहखाने का खुफिया दरवाज़ा हो सकता है। मैं अभी कोठरी का जायज़ा ही ले रहा था कि हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और कोठरी के फर्श का दरमियानी तकरीबन 3 मुरब्बा फुट हिस्सा नीचे दबकर फर्श के नीचे से रख गया। सुंदरलाल ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फर्श में पैदा होने वाले खला की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर मैंने देखा वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। सुंदरलाल ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैंने बेधड़क जीने पर कदम रख दिया और फिर हम दोनों दबे कदमों नीचे उतरने लगे।
जैसे ही मैंने आखिरी जीने पर कदम रखा, हल्की सी गिड़गिड़ाहट सुनाई देने लगी। मैंने बेसाख्ता सर उठाकर ऊपर देखा। फर्श में पैदा होने वाला खला आहिस्ता आहिस्ता बराबर हो रहा था। मैंने सुंदरलाल की तरफ देखा। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मेरा हाथ थामकर बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। यहाँ रोशनी और हवा का माकूल इंतजाम था। ये महसूस ही नहीं होता था कि हम जमीन के नीचे किसी तय खाने में हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तय खाना कुशादा होता जाता था। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता मसदूद हो गया। सामने भी दीवार थी और दाएं बाएं भी। ऐसा मालूम होता था जैसे जहां तक हम आ गए हैं, तय खाना यहीं खत्म हो गया है। मैंने सवालिया अंदाज से सुंदरलाल की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए सर को इस बात में जुम्बिश दी, फिर आगे बढ़कर दाएं जानिब दीवार में नस्ब बड़ी सी अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर कुछ टटोलने लगा। और टटोलने के दौरान ही उसने ना जाने क्या किया था कि अलमारी लिफ्ट की तरह नीचे ज़मीन में धंसती चली गई और इसके साथ ही अलमारी का खुला हुआ पट एक कमरे के मेहराबी दरवाजे में तब्दील हो गया। उस दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचे तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस तरफ एक खासा वसी और ईज हॉल था, जिसके दोनों जानिब 2 कमरे नजर आ रहे थे। बाएं जाने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर से उसकी कुंडी लगी हुई थी। सामने एक बड़ा सा गेट था। हॉल में 2 ट्रक गेट के जरा हट के दाएं बाएं खड़े हुए थे और एक स्याह रंग की ऑस्टन गेट के दूसरी जानिब खड़ी थी। हॉल के मशरकी गोशे में लकड़ी की बहुत सी बंद पेटियां पड़ी हुई थी। मैं अभी पूरी तरह इर्द गिर्द का जायजा नहीं लेने पाया था कि सुंदरलाल ने मुझे बाएं जाने वाले कमरे के खुले दरवाजे की जानिब बढ़ने का इशारा किया। मैं उसके इशारे पर उस तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर सुंदरलाल ने मुझे रुकने का इशारा किया और खुद अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर जाते ही मनोहर लाल की आवाज़ सुनी। वह सुंदरलाल ही से मुखातिब था। आ गए तुम? क्यों आया था वो मुसला? सुंदरलाल ने जवाब दिया, महाराज वो आपका क्रियाक्रम करने आया है। क्या मतलब? क्या वो अभी तक कोठी में मौजूद है? मनोहर लाल ने हैरत से कहा। हाँ महाराज, उसे मैं कैसे भगा सकता हूँ, जबकि आप जैसा ज्ञानी भी उसी से छुपा बैठा है। सुंदरलाल ने तंजिया लहजे में कहा। मैं उससे नहीं, उसकी कलंकनी इनका से छुप कर बैठा हूँ। उस मुसले की मेरे सामने हकीकत ही क्या है। अगर इनका देवी बीच में ना हो तो मैं उसको चुटकियों में मसल दूंगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। ना जाने उसे कैसे इल्म हो गया था कि इनका मेरे साथ है और वही मेरी पुश्त पनाही कर रही है। मैं चंद सानी के लिए सन्नाटे में रह गया। चुनाचे मैं ये नहीं सुन सका कि जवाब में सुंदरलाल ने उससे क्या कहा, और जब मैं कुछ सुनने और समझने के काबिल हुआ तो अंदर से मनोहर लाल की आवाज़ आ रही थी। वो घबराए घबराए अंदाज में कह रहा था, अरे अरे क्या कर रहे हो सुंदरलाल, होश में नहीं हो क्या? रुक जाओ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो नुकसान उठाओगे मेरे हाथों से। मैं ये सुनते ही तेजी से कमरे में दाखिल हो गया, मगर ये देखकर ठिठक कर रह गया कि सुंदरलाल मनोहर लाल की टांगे पकड़कर उसे दरवाजे की जानिब घसीटता हुआ ला रहा था। वो कह रहा था, मुझे मुआफ़ करना महाराज, मैं उस मुसले से वादा कर रहा हूँ कि मनोहर लाल जी को उसके हवाले कर दूंगा। अब अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मनोहर लाल ने मुझे अंदर दाखिल होते हुए देख लिया था। वो मेरी तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगा, मुआफ़ी दे दो महाराज, मैं कान पकड़ता हूँ। अब कभी आपके बारे में कोई बुरी बात नहीं सोचूंगा। फिर वो मेरे सर की तरफ देखकर घिघियाया, देवी मुझे मुआफ़ कर दे, भगवान के लिए मुआफ़ी दे दे मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। एक बार मुझे मुआफ़ कर दे, बस एक बार। मैंने कहर आलूद निगाहों से उसे घूरते हुए कहा। अब वो मुआफ़ी मांग रहे है, अपनी मौत सामने नजर आई है तो गिड़गिड़ा रहा है। कमीने, अभी तो तू मुझे चुटकियों से मसलने का दावा कर रहा था। सुंदरलाल ने उसे मेरे करीब लाकर छोड़ दिया। वो सुंदरलाल की गिरफ्त से आज़ाद होते ही तेज़ी से उठा और मेरे कदमों से लिपट कर आहगुजारियाँ करने लगा। वो पैरों पर सर रगड़ते हुए इस तरह इल्तिजाएं कर रहा था कि मेरा दिल पसीजने लगा। उस वक्त अगर इनका मदाखलत ना करती तो यकीनन मैं उसे छोड़ देता, मगर वो आफत की परकाला मुझे पसीजते देखकर फ़ौरन ही मेरे सर पर आ गई। उसने तलखी से कहा, क्या कर रहे हो, होश में आओ। इस पर इस वक्त रहम खा लिया तो ये कभी तुम्हें सुख का सांस नहीं लेने देगा। इस वक्त ये हमारे बस में है, हमें अभी इसका किस्सा ख़त्म कर देना चाहिए। इनका मेरे सर पर आई तो सुंदरलाल उसके असर से आज़ाद हो गया। वह अभी तक जो कुछ कर रहा था और जिस तरह मुझसे ताउन करता आया था वो इनका का ही करिश्मा था। इनका के असर से आज़ाद होते उसने मामले की नज़ाकत का एहसास कर लिया। चुनाचे वो सहम कर एक तरफ हो गया। शायद उसने समझ लिया था कि मनोहर लाल मेरे मुकाबले में नहीं ठहर सकता, इसलिए उसने हमारे दरमियान आने से एतराज़ किया था। मैंने मनोहर लाल के गंजे सर के बीचों बीच घोड़े की दुम की तरह झूलती हुई लंबी सी चुटिया पकड़कर निहायत सफाई से उसे ऊपर खींचा। मनोहर लाल बिलबिलाकर एकदम सीधा खड़ा हो गया। मैंने उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से उल्टा हाथ रसीद करके कहा, कमीने जलील, जमील अहमद खान की बेटी को उठाने के लिए क्या था? क्या तुझमें इतना दम है कि तू खान साहब से मुकाबला कर सके? नहीं महाराज, नहीं, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? वो खौफ से लरसती हुई आवाज़ में बोला, मुझसे गलती होगी महाराज, माफ़ कर दो सरकार, भूल हो गई। मुझसे भी भूल हो गई थी जो मैंने पहली मुलाकात में तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी भूल नहीं करूँगा, समझा? अब तो तुझे यह भी मालूम हो गया है कि इनका देवी मेरे साथ है, फिर भी तूने ख्याल नहीं किया। अपने गिर्द हिसार कायम करके तूने समझ लिया था वो अब तुझ तक नहीं पहुँच सकेगी।
मैं तुझे अब इनका देवी के सुपुर्द कर रहा हूँ, वही तेरा फैसला करेगी। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया। वो गिड़गिड़ाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उस वक्त इनका मेरे सर से उतरकर उसके पास चली गई। उसके बढ़ते हुए कदम एकदम रुक गए। एक लम्हे को उसकी आंखों में हैरत और खौफ की मिलीजुली परछाई लहराई, मगर दूसरे लम्हे उसे खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहा। उसने सुंदरलाल की तरफ रुख करके उसे मुखातिब किया। सुंदरलाल, बहुत नाज है ना तुम्हें इस मदारी पर। इसी के जरिए तुमने एलिजबेथ टेलर को अपने होटल के कमरे से निकलकर यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। बड़ा तरने वाला समझा था तुमने इसे। सुंदरलाल घिघाए हुए अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर लरजती आवाज में बोला, महाराज, तुम्हें क्या हुआ है महाराज? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने चुपती हुई तहकीर आमेज निगाहों से सुंदरलाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे महाराज की अक्ल सलब कर ली गई है। सुंदरलाल जी, या अब ऐसी ही बातें करेगा? सुंदरलाल ने रहम तलब नजरों से मुझे देखते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दे महाराज। मुझे नहीं मालूम था कि यह बदमाश झूठे वादे कर रहा था। इसने मुझे आपके खिलाफ वर्गलाया था, वरना मैं सरकार आपके खिलाफ कभी सोच भी नहीं सकता। तुम ठीक कहते हो सुंदरलाल। आज यह हकीकत वाजी हो गई कि जब तक तुम्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मुझे जेल करने की ताकत रखता हो, तुम मेरे सामने एक वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहोगे। अलबत्ता जब भी कोई मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर शख्स मिल गया, तोते की तरह आंखें फेर के मेरी सरकोबी के मंसूबे बनाने लगोगे। मुझे आस्तीन में सांप पालने का शौक कभी नहीं रहा सुंदरलाल, और ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो दुश्मन को दूसरा वार करने का मौका दे देती हैं। वो मेरे कदमों में गिर गया, मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसे मुआफ़ करके अपनी राह में कांटे बखेरने का मौका फराहम कर देता। मैंने निहायत सफाकी के साथ ठोकर मारकर सुंदरलाल को अपने कदमों से दूर फेंक दिया। वो मेरी आंखों में भड़कते हुए शोले देखकर बुरी तरह सहम गया। उसने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की और किसी खौफजदा कुत्ते की तरह दुम दबाकर एक कोने में सिमट गया। इनका मनोहर लाल को छोड़कर मेरे सर पर वापस आ गई। उसने मनोहर लाल को अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, गौस, इस गीदड़ को छोड़ो, इससे तो मैं पाताल से ढूंढ निकालूंगी। ज़रा मनोहर लाल पर नज़र रखो, ये कोई अमल ना पड़ने पाए। बहुत दिनों से मुझे ताज़ा इंसानी खून नहीं मिला है, मैं बहुत प्यासी हूँ। आज मनोहर लाल के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा। मुझे ख्याल आया कि जमील अहमद खान ने मुझे बताया था कि इनका को अपनी तवानाई बहाल रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन इंसानी खून की ज़रूरत होती है। उन्होंने कई बार उसे इंसानी खून फराहम भी किया था, मगर ये उस वक्त की बात है जब उन्हें इनका नई मिली थी। इसके बाद इस कदर खून खराबा हुआ था कि इनका को अपनी प्यास बुझाने के लिए जमील अहमद खान से किसी इंसान को कत्ल करने की फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज पहली बार उसने मेरे सामने अपनी खून की प्यास का जिक्र किया था। मैं इस ख्याल से लरज़ उठा कि अब मुझे उसकी खातिर भी इंसानों को कत्ल करना पड़ेगा। इनका ने मेरी कैफियत का अंदाज़ा करके मुझे तसल्ली देते हुए कहा, यह ख्याल दिल से निकाल दो गौस कि मैं तुमसे लोगों का कत्ल कराऊंगी। जमील की बात और थी। मेरे लिए इंसानी खून हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। तुम देखोगे मैं अभी तुम्हारे सामने इस मूजी का खून पीऊंगी और तुम्हें हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा। वो मेरे सर से उतर गई, लेकिन फ़ौरन ही दोबारा आ गई और कदरे फ़िक्रमंद लहजे में बोली, गौस, इस कमीने ने अमल पड़ना शुरू कर दिया है। इसे फ़ौरन रोको, वरना हम बंद के रह जाएंगे। मैंने परेशान होकर कहा, मैं इसे किस तरह रोक सकता हूँ? आगे बढ़ो और इसके मुंह पर तमांचे लगा के इसे गड़बड़ा दो। मैंने उसकी आदत के मुताबिक आगे बढ़ के मनोहर लाल के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ लगा के कहा, मदारी, जंतर मंतर पड़ रहा है। कमीने, क्या तू समझता है कि इस तरह तू बच जाएगा? यह कहकर मैंने 3-4 तमांचे उसके रसीद कर दिए। वो मेरी सरकत से बौखला गया। जंतर मंतर भूलकर उसने मेरे आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुआफ़ कर दो गौस, बस एक बार मुझे देवी से माफ़ी दिला दो, आइंदा कभी। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया। इनका मेरे सर से गायब हो गई थी। मैंने जान लिया कि वो मनोहर लाल के पास पहुंच गई है। उसी वक्त इनका ने कहा, बस करो गौस, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। अब यह खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया है। ये कहते ही मनोहर लाल ने कमरे की दीवार की जानिब रुख करके सर नीचे झुका दिया और दौड़कर पूरी कुव्वत से किसी पागल भैंसे की तरह दीवार को टक्कर मारी। मनोहर लाल के सर से खून का फवारा शुरू हो गया, मगर उसने इसकी परवाह किए बगैर पलटकर एक बार फिर सर झुकाया और दौड़ता हुआ सामने की दीवार से जा टकराया। उसके गंजे सर से खून की धारें बह रही थीं। चेहरा लहू से तर था, मगर वो अपनी हालत से बेखबर था। इनका ने उसे हर एहसास से बेनियाज कर दिया था और दौड़ा दौड़ाकर उसका सर दीवारों से टकरा रही थी। उसके सर से इस कदर खून बह चुका था कि अगर वो अपने होशो हवास में होता तो उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता। इनका उसे संभाले हुए थी। उस वक्त तक दौड़ाती और दीवारों से सर टकराती रही, जब तक कि उसका भेजा न निकल आया। इनका उसे छोड़ के मेरे सर पर आ गई तो मनोहर लाल किसी कटी हुई शाख की तरह ज़मीन पर आ रहा। वो आंखें बंद किए ज़मीन पर पड़ा सिसक रहा था। उसमें इतनी सक्कत नहीं रही थी कि आंखें खोलकर एक बार मुझे या सुंदरलाल को देखने की कोशिश भी करता। देखते ही देखते उसने आखिरी सिसकी ली और साकित हो गया।
इसके साथ ही इनका फुदक कर मेरे सर से गायब हो गई। दूसरे ही लम्हे मनोहर लाल के लहूलुहान जिस्म के पास से चपड़ चपड़ की ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई कुत्ता पानी पी रहा हो। इसके साथ ही मनोहर लाल के सर से खून बहना बंद हो गया। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मनोहर लाल का जिस्म तेजी से जर्द होता जा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे उसके जिस्म से लहू निचोड़ा जा रहा हो। फिर चंद ही लम्हों में मनोहर लाल के चेहरे और जिस्म से सारा खून साफ हो गया। सर के जख्म बिल्कुल साफ नजर आने लगे और जब इनका दोबारा मेरे सर पर आई तो मनोहर लाल की लाश पर या कमरे में कहीं खून का एक कतरा या धब्बा भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने खौफ से कांपते हुए सुंदरलाल को देखा। वो कभी मुझे और कभी मनोहर लाल के बेजान जिस्म को देख रहा था। उसका चेहरा भी जर्द हो चुका था। आंखों में खौफ और दहशत के साए लर्जा थे। उसकी जुबान गुंग होकर रह गई। होंठ बार बार यूं खुलते थे जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर हलक से कोई बात नहीं निकल रही थी। इनका ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए सरशारी से कहा, गौस, इसे देख रहे हो? ये तो मनोहर लाल का हशर देख के ही मरा जा रहा है। मेरा ख्याल है इसके लिए इतनी ही सजा काफ़ी है। इसने इस वक्त जो कुछ देखा है ये इसके लिए काफ़ी है। ये अब जिंदगी भर तुम्हारे तसव्वुर से खौफजदा होता रहेगा। तो क्या तुम इसे यूं ही छोड़ देना चाहती हो? मैंने सवाल किया। वो बोली, यूं ही से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे जितनी खौफनाक सजा मिली है इसने तो उसे जीते जी मार डाला है। अब तुम देखोगे इसकी ज़िंदगी अक्सर बदल जाएगी। ये जब तक जिएगा तुम्हारा बेदाम गुलाम बन के रहेगा। और अगर कभी कोई मनोहर लाल से बड़ा पंडित या पुजारी इसके हाथ आ गया तो? मैंने पूछा। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। आइंदा कोई कितना ही बड़ा आदमी इसे मिल जाए वो उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मैंने सुंदरलाल से पूछा, क्यों सुंदरलाल जी, क्या ख्याल है? अब तुम्हारे मनोहर लाल जी तो? उसने मेरी बात पूरी सुने बगैर ही तेजी से बढ़कर मेरे पांव पकड़ लिए। वो मेरे कदमों में सर रगड़ते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे जिंदगी से बड़ा प्यार था। वो बड़ा बुज़दिल और कम हिम्मत था। मैंने पैर की हल्की सी ठोकर से उसे अलग करते हुए कहा, मनोहर लाल का हशर देख लो सुंदरलाल। मेरा इरादा तो तुम्हें भी इसी के साथ ठिकाने लगाने का था, मगर अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अगर तुमने फिर हाथ पैर फैलाने की कोशिश की तो दूसरी मर्तबा तुम्हें मुआफ़ी नहीं मिल सकेगी। वो दोनों हाथ जोड़ के आजिज़ी से बोला, मेरे बाप की तौबा महाराज, आइंदा कभी मन में ऐसा ख्याल भी आया तो अपने हाथों से अपना दिल चीर दूंगा। ठीक है, जाओ खुशियां मनाओ। आज तुम्हारी जान बख्शी हो गई। एलिज़ाबेथ कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो और ख़बरदार कभी उसकी जानिब निगाह भी ना उठाना। मैंने उससे तंबीह की। नहीं सरकार, कभी नहीं। अब कभी उसका नाम तक नहीं लूँगा। वो कानों को हाथ लगाकर बोला। वो मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गया जो उस कमरे के बिल्कुल सामने था और जिसके दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। एलिज़ाबेथ एक आरामदेह बिस्तर पर दराज थी। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था वो गहरी और पुरसुकून नींद के मज़े ले रही हो, मगर इनका ने मुझे बताया कि वो बेहोश है। मैंने सुंदरलाल से कहा, इसे होश में लाओ। उसने लजाजत से कहा, यह 10-15 मिनट में खुद ही होश में आ जाएगी। ठीक है, कार ले आओ, मैं इसे उठाकर बाहर ले जाता हूँ, मैंने कहा। सुंदरलाल किसी सादतमंद की तरह तेज़ी से बाहर निकल गया। मैंने एलिज़ाबेथ को अपने दोनों बाजू में उठाया और उसे लेकर कमरे से निकल आया। सुंदरलाल वो स्याह आस्टन लेकर आया जिसे मैंने तहखाने में दाखिल होने के बाद बड़े गेट के बाहर खड़ा देखा था। मैंने बेहोश एलिज़ाबेथ को कार की अकबी नशिस्त पर लिटा दिया और खुद आगे आकर सुंदरलाल के साथ बैठ गया। वापसी के लिए सुंदरलाल जो रास्ता इस्तेमाल कर रहा था वो एक खासी कुशादा सुरंग मालूम होती थी, जो एक नीम तारीख सुरंग जितनी बड़ी और चौड़ी थी। उसमें से एक ट्रक बासानी गुजर सकता था। तहखाना जिस अंदाज से बनाया गया था उससे साफ जाहिर था कि सुंदरलाल इसे अपने स्मगलिंग के सामान के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करता था और ये सुरंग भी किसी ऐसी जगह ही निकलती होगी जहाँ से उसके ट्रक किसी की नज़रों में आए बगैर उसमें दाखिल हो सकें। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद हमारे सामने एक दीवार आ गई। यहाँ सुरंग बिल्कुल बंद थी। आगे जाने का कोई रास्ता न था। सुंदरलाल ने कार से बाहर निकलकर एक जानिब की दीवार में बने हुए एक छोटे से खला में हाथ डालकर शायद कोई बटन दबाया था, जिसके साथ ही सामने दीवार पर छत के करीब एक सुर्ख रंग का बल्ब रोशन हो गया। सुंदरलाल ने वापस आकर ड्राइविंग नशिस्त संभाल ली। उसके बैठते ही सामने की दीवार ज़मीन में धंसने लगी। जल्दी हमें अपने सामने एक बड़ा सा हॉल नज़र आने लगा जहाँ मुख्तलिफ किस्म का सामान भरा हुआ था। सुंदरलाल ने कार आगे बढ़ा दी। बाहर निकले तो वो हॉल एक बड़े कारखाने का गोदाम साबित हुआ। इस कारखाने का मालिक सुंदरलाल ही था। इनका को आज अपनी खुराक मिल गई थी, चुनाचे वो बड़ी सरशार नजर आ रही थी। सुंदरलाल ने हमें ग्रीन होटल के करीब कार से उतारा तो एलिज़ाबेथ होश में आ चुकी थी। मेरी कुर्बत ने उसके चेहरे की रौनक बहाल कर दी। मैंने उसे मुख्तसर तमाम बातें बता दी थी और यह भी यकीन दिलाया था कि अब सुंदरलाल उसे परेशान नहीं करेगा। खुद सुंदरलाल ने भी मेरी तायद की। चुनाचे एलिज़ाबेथ सब कुछ भूलकर मेरी मोहब्बत में गुम हो गई और जब सुंदरलाल हमें होटल के करीब उतार कर वापस चला गया तो वो मेरा हाथ थाम कर यूं मसरूर होटल की जानिब बढ़ने लगी
जैसे उसे कोई हादसा ही पेश ना आया हो और मेरे साथ किसी पुरफिजा मुकाम की सैर करके वापस आ रही हो। अभी हम होटल के गेट से चंद कदम के फासले पर थे कि जय पार्वती जय शिव शंकर का जोरदार नारा सुनकर मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक मुख्तसर सी लंगोटी लगाए, पूरे बदन में भभूत मले, पेशानी पर त्रिशूल का निशान बनाए, एक दुबला पतला साधु तेज तेज कदम उठाता मेरी ही जानिब चला रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और सर के लंबे लंबे बाल बरगद की जड़ों की तरह उलझे हुए थे। मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसने चिल्ला के कहा, ठहर जा बालिक, रुक जा, आगे मत जाना। मैंने इनका को देखा, वो भी हैरत से आंखें फाड़े साधु को देख रही थी। मुझे फौरन ख्याल आया कि कहीं यह साधु उनमें से तो नहीं है जिन्होंने मनोहर लाल को जमील अहमद खां की तलाश में यहाँ भेजा था। ये ख्याल आते ही मेरे तमाम जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ती चली गई। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक साधु को सामने देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मनोहर लाल के पीछे पीछे विंध्याचल के साधु खुद भी यहाँ आ गए होंगे और मनोहर लाल की लाश ठिकाने लगाने से कबल ही उनमें से एक मेरे सर पर पहुंच जाएगा। मैंने कनखियों से इनका को देखा, वो बड़े गौर से साधु को देख रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया, इनका ये क्या मुसीबत आ गई। वो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेते हुए बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं गौस, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये एक और ही बाजीगर है जो मुझे देखकर तुम्हारे पीछे आ गया है। इस असना में साधु करीब पहुंचकर मेरे सर की जानिब देखते हुए न्याजमंदी से बोला, जय हो देवी की, मेरे भाग्य के आज भी देवी के दर्शन हुए। इनका की ज़ुबान ये सुनकर कि ये विंध्याचल के उन साधु में से नहीं है जो जमील अहमद की ताक में इलाहाबाद में बैठे हैं, मेरे दिल से खौफ जाता रहा। उसका न्याजमंदाना अंदाज देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कदरे तीखे तेवरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या बात है महाराज, तुमने मुझे क्यों रोका है, क्या चाहते हो। साधु ने लजाजत से जवाब दिया, महाराज बस ज़रा इनके देवी के दर्शन करके अपने सोए भाग जगाना चाहता हूँ, देवी से तो बातें करना चाहता हूँ। मैंने तलखी से कहा, इतनी सी बात के लिए तूने हमें रोका है, जा अपना काम कर। वो आजिज़ी से बोला, नाराज़ क्यों होते हो महाराज, मैं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा, बस देवी से दो बातें करके चला जाऊँगा। इनका मेरे सर से सिरक के कांधे पर आ गई और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली, गौस ये एक ख़ास अमल करके आया है, खबरदार मुझे इसके सर पर मत भेजना। अगर एक बार मैं इसके सर पर चली गई तो फिर वापस नहीं आ सकूंगी, इसके ताबे होके रह जाऊंगी। लेकिन तुम मेरी ताबे तो नहीं हो कि तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत हो। मैंने कहा, अब तक नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे हुक्म की तामील मुझ पर फ़र्ज़ हो गई है। इनका ने साधु से बचने के लिए मेरी अतात कबूल कर ली। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं कभी तुम्हें इसके पास जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने कहा। मेरा दिल खुशी से दीवाना होने लगा। इनका जो अब तक मुझे अपने इशारों पर नचाती रही थी, आज उसने मुझे आका का दर्जा दे दिया। साधु खामोश खड़ा मुझे देख रहा था। उसने मुझसे कहा, महाराज मैं इनका देवी को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, इसकी तलाश में फिरते फिरते मेरे पाँव में छाले पड़ गई हैं। देखो, उसने अपना एक पैर उठाकर उसका तलवा मेरे सामने कर दिया। उसके पैर का तलवा आबलों से भरा हुआ था, कई जगहों से लहू भी रिस रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल उभरा कि अगर इसने इनका के हसूल के लिए ये अजियत बर्दाश्त की है तो इसे इनका मिल जानी चाहिए। मगर दूसरे लम्हे इनका से अलग होकर अपनी बेबसी और बेचारगी के ख्याल ने मुझे ऐसी किसी हरकत से बाज रखा। इनका के बगैर मैं बेदस्तोपा होकर रह जाता। चुनाचे मैंने दिल पर जबर करके चेहरे पर सख्ती पैदा कर ली और रुखाई से कहा, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मैंने तुमसे कहा था कि इनका देवी को ढूंढते फिरो? नहीं महाराज, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बोला, मैंने ये छाले आपको इसलिए दिखाए कि शायद इस तरह आपको इनका देवी को मुझ पर तरस आ जाए और वो मेरी मदद करने पर आमादा हो जाए। तुम इनका से किस किस्म की मदद चाहते हो? मैंने सवाल किया। साधु ने मेरी बात अनसुनी करके इनका को मुखातिब किया, देवी क्या तू नहीं जानती मैं तुझसे क्या चाहता हूँ? मेरे पास आ जा। इनका ने कदरे बेचैन होकर कहा, गौस किसी तरह इससे जान छुड़ाओ। ये याद रखो कि इससे तुम्हें ही निमटना है। मैं इसे जेर करने के लिए इसके सर पर गई तो फिर वापस नहीं आ सकूंगी। मैंने साधु से कहा, साधु महाराज तुम जानते हो कि इनका मेरी ताबे है और मेरी इजाज़त के बगैर ये तुम्हारे पास नहीं जा सकती, फिर तुम इसे मुखातिब करके क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? साधु ने चंद लम्हे मुझे बगौर देखने के बाद कहा, हाँ महाराज, ये बात तो मैं भूल ही गया था। वाकई मुझे इनका देवी के सिलसिले में आपसे ही दरख्वास्त करना चाहिए। महाराज मुझे देवी की मदद दरकार है, आप कुछ वक्त के लिए इसे मुझे दे दें, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। मैंने रुखाई से कहा, साधु महाराज तुम तो खुद एक ताकतवर शख्स हो, बरसों की रियाजत ने तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत पैदा कर दी है, तुम्हें इनका की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ताकतवर शख्स, उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर मैं इतना ताकतवर होता तो अपने दुश्मनों से खुद निमट सकता, तो मुझे इनका देवी के लिए दर बदर मारे मारे फिरने की क्या ज़रूरत थी? देवी से पूछो, वो जानती है मैं कितना ताकतवर हूँ और इसके लिए मैंने कैसी कैसी मुश्किलें झेली हैं। मेरे पैरों में आबले यूं ही तो नहीं पड़ पड़ के फूट गए। आखिर इस हाबला पाई का कुछ तो सबब होगा।
कुछ तो है जिसने मुझे तुम्हारे सामने दामन फैलाने पर मजबूर कर दिया है। मैंने एक बार फिर बेमुरव्वती का मुजाहरा किया। तुम्हारे मसाइल और परेशानियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ना तो मेरे दोस्त हो, ना कोई अजीज़ जो मैं तुम्हारी मदद को दौड़ पड़ूं या इनका को तुम्हारे हवाले कर दूं। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। वो घिघियाया महाराज, ईश्वर के लिए मुझे नाउमीद ना करो। बस चंद दिन के लिए इनका देवी को मुझे दे दो। मैं वादा करता हूं कि काम हो जाने के बाद एक दिन भी मैं देवी को अपने पास ना रखूंगा। मैंने झुंझला के कहा, अजीब अहमक आदमी हो। मैंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उससे जान छुड़ाने के लिए एलिज़ाबेथ का बाजू थाम के होटल के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। साधु तेजी से मेरे सामने आकर मेरे कदमों में गिर गया। वो मेरे पैरों पर सर रगड़ते हुए रुंधी हुई आवाज़ में देवी देवताओं के वास्ते देकर मुझसे इनका की भीख मांगने लगा। मगर मैंने उसकी गरिया गुजारी की ज़रा परवाह न की और एक झटके से अपने पैर छुड़ा के आगे बढ़ गया। वो रो रो के मुझे पुकारता और मिन्नत करता रहा, लेकिन मैंने उसकी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और एलिज़ाबेथ के साथ होटल के दरवाजे में दाखिल हो गया। साधु ने मेरे पीछे पीछे आना चाहा, मगर दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वो बाहर ही खड़ा चीखता चिल्लाता रहा और इनका को पुकारता रहा। एलिज़ाबेथ उसे कोई भिखारी समझ रही थी। उसका ख्याल था कि वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है। उसने चलते चलते मुझे अजीब सी निगाहों से देखते हुए कहा, गौस, तुम कैसे आदमी हो? कभी इतने नरम दिल नजर आते हो कि दूसरों की हमदर्दी में जान पर खेल जाते हो, और कभी ऐसे संगदिल के एक भिखारी की गरिया गुजारी भी तुम्हें मुतासिर नहीं करती। इसे चंद सिक्के देने से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता है? मैं उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? वह मुझसे भीख में सिक्के मांग रहा था। और क्या मांग रहा था? वह हैरत से बोली। मैंने उसकी हैरत से महफूज होते हुए कहा, वो एक ऐसी चीज़ मांग रहा था जिसे मैं किसी को देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता तो यकीन करो मैं खुद कहीं का न रहता। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल अजाब बन के रह जाती। मेरा लहजा करबनाक होता गया। एलिज़ाबेथ हैरत से मुझे तकने लगी, फिर कदरे फिक्रमंदी से बोली, गौस, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने उसे कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। क्या ये अजीब हुलिये वाला शख्स तुमसे मुझे तो नहीं मांग रहा था? उसने सहमे हुए अंदाज में कहा। ओ नहीं, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? मैंने मुस्कुराकर पूछा। तुम ही तो कह रहे थे वो ऐसी चीज़ मांग रहा था जिसे देने के बाद तुम्हारी जिंदगी मुसलसल अजाब बन के रह जाती। और फिर वहाँ सुंदरलाल के साथ भी यही मसला था। वहाँ वो दुबला पतला, मुनहनी और मरियल सा बूढ़ा सुंदरलाल से मेरे लिए लड़ पड़ा था। हम दोनों बातें करते हुए एलिज़ाबेथ के कमरे तक पहुँच गए। वहाँ डीआईजी मिस्टर जैक्सन और कुछ अंग्रेज़ और मुकामी आला हुक्काम ने हमें हाथों हाथ लिया और हमें अपने हल्के में लेकर कमरे में ले गए। मैं वहाँ इतने बड़े बड़े अफसरान को देखकर हैरान रह गया। मुझे ख्याल तक नहीं आया था कि वो लोग वहाँ मौजूद होंगे। उन्होंने मुझसे और एलिज़ाबेथ से तरह तरह के सवालात करना शुरू कर दिए। वो सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि एलिज़ाबेथ कहाँ गायब हो गई थी, उसे क्या हादसा पेश आया। एलिज़ाबेथ बड़ी ज़हीन और समझदार औरत थी। उसने उन्हें असल वाक़या नहीं बताया। उसने बयान दिया कि उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। चुनाचे वो होटल से बाहर चहलकदमी के लिए निकल गई। उसके दिलो दिमाग पर आर्थर की मौत का शदीद असर था। वो उसके ख्यालों में गुम ना जाने कहाँ निकल गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो किसी गलत रास्ते पर पड़ गई है। उसने चौंक कर इधर उधर का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि वो आबादी को पीछे छोड़ आई है और किसी मुज़ाफ़ाती बस्ती के करीब है। वो कच्चे मकानों की इस मुख्तसर सी बस्ती में चली गई। उसे वापसी का रास्ता मालूम नहीं था। जिस रास्ते से वो वहाँ तक पहुँची वो भी उसके ज़हन में महफूज न रहा था। यूं भी रास्ता याद रखने का होश कहाँ था। 20-25 झोंपड़ी नुमा मकानों पर मुश्तमिल इस बस्ती में मछेरों का एक खानदान आबाद था। उसने उन्हें रहनुमाई के लिए आमादा करना चाहा, मगर मुश्किल ये थी कि उनमें कोई अंग्रेज़ी जानने वाला नहीं था। बस्ती का सरदार या उस खानदान का सरबराह एक शरीफ आदमी था। उसने उसे दर बदर भटकने से बचाने के लिए अपने पास ही रोक लिया। आज उसे बम्बई लेकर आया था कि शायद सब कुछ याद आ जाए, मगर शहर में दाखिल होते ही उसकी मुझसे मुलाकात हो गई। इस तरह वो मेरे साथ होटल वापस आ गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरे इल्म ने मेरी उस सिमत रहनुमाई की थी जहाँ एलिज़ाबेथ के मिलने का इम्कान था। चुनाचे मैं वहाँ पहुँचा तो एलिज़ाबेथ मुझे मिल गई। तमाम लोग मेरी हैरतंगेज़ सलाहियतों की तारीफ़ करने लगे। डीआईजी ने एलिज़ाबेथ से कहा, तुम्हारा अकेला होटल में रहना ठीक नहीं। मेरा मशवरा है कि तुम हम में से किसी के घर मुंतकिल हो जाओ तो बेहतर है। इस तरह तुम्हारी हिफाजत और देखभाल भी अच्छी तरह हो सकेगी और हमें भी तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। एलिज़ाबेथ ने जल्दी से कहा, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि मिस्टर गौसी मुनासिब और माकूल आदमी है। अगर ये पसंद करें तो इनके मकान का एक गोशा मेरे लिए काफ़ी होगा। मैंने कहा, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। गो मेरा मकान मिसेज आर्थर के शायान निशान तो नहीं, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें मुझसे कोई शिकायत पैदा न हो सके। एलिज़ाबेथ के फैसले से किसी को इख्तलाफ नहीं था। चुनाचे सब लोग उसकी तरफ से मुतमईन होकर वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने इनका को देखा। वो मेरे बालों में मुँह छुपाए नींद के मज़े ले रही थी। मैंने एलिज़ाबेथ से कहा, एलिज़ाबेथ, तुमने अपनी कौम के इतने बड़े लोगों की मौजूदगी में मेरे साथ रहने का ऐलान करके अच्छा नहीं किया। ये लोग इस बात पर मेरे दुश्मन भी बन सकती हैं।
नहीं गॉस, इस मामले में चूंकि इनमें से कोई तुम्हारा हरीफ नहीं है, इसलिए दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था तुम्हारे करीब रहने का। मिस्टर जैक्सन ने खुद ये पेशकश की थी कि मैं जिसके साथ रहना चाहूँ आज़ादाना उसका इंतखाब कर लूँ। चुनाचे मैंने ये मौका ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि होटल में दाखिल होते वक्त वो बता रही थी कि उसके लिए मनोहर लाल सुंदर लाल से लड़ पड़ा था। मैंने उससे पूछा, एलिज़ाबेथ, ये मनोहर लाल तुम्हारे लिए सुंदर लाल से क्यों लड़ पड़ा था? मेरी इतला के मुताबिक तो उसने सुंदर लाल के लिए तुम्हें एक अमल के जरिए तस्खीर किया था। एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया, हाँ, ये बात मुझे उस वक्त मालूम हो गई थी जिस वक्त वो दोनों लड़ रहे थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह रखा है जहां उनकी मर्जी और इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चुनाचे वो दोनों इस यकीन के साथ मेरे सामने पूरी तरह बेनकाब आ गए थे कि मैं जो कुछ देखूंगी या सुनूंगी वो इस तय खाने से बाहर नहीं जा सकेगा। मनोहर लाल ने बेशक सुंदर लाल के लिए ही मुझ पर कोई अमल करके मुझे होटल से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। सुंदर लाल ही के जुबानी मुझे मालूम हुआ कि उसने हमें ग्रीन होटल में क्यों ठहराया था। दरअसल ये होटल उसके बेहद करीबी दोस्त का है। उसका ख्याल था कि किसी रोज़ वो उस दोस्त की मदद से आर्थर को और मुझे होटल के तय खाने में पहुंचा देगा और वहां आर्थर का काम तमाम करके मुझे रात की तारीकी में अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा देगा। मगर इस सिलसिले में उसके दोस्त ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। गो वो भी कोई पारसा शख्स नहीं है, मगर चूंकि मामला एक अंग्रेज जोड़े का था और वो आर्थर के खानदान के असर और रसूख के बारे में जानता था, इसलिए उसने हमारे मामले में फंसना पसंद नहीं किया। उसके इनकार के बाद सुंदर लाल ने भिंडी बाजार के बदमाश बाबू खान से मदद चाही। बाबू खान ने माकूल मुआवजा लेकर मुझे उठवा लिया, लेकिन तुमने आड़े आकर उसे यहाँ भी नाकामी से दो चार कर दिया। मनोहर लाल उसके लिए एक बेहतरीन आदमी साबित हुआ, मगर सिर्फ इस हद तक कि वो मुझे उसके इशरत कदे तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। मगर जब उसने मुझे देखा तो उसका दिल बेईमान हो गया। वो सुंदर लाल के रास्ते की दीवार बन गया। 4 दिन मैंने उनकी कैद में गुजारी हैं, मगर इन 4 दिनों में उनके दरमियान यह फैसला ही ना हो सका कि मुझ पर किसका हक ज्यादा है। मनोहर लाल बजिद था कि सुंदर लाल उसके हक में मुझसे दस्तबरदार हो जाए, जबकि सुंदर लाल मुझे उससे दूर रखना चाहता था। मैंने उनकी चपकलीस से फ़ायदा उठाना चाहा और दोनों के जज्बा इश्क को हवा देना शुरू कर दी। मेरी इस हरकत ने उन दोनों के दरमियान जंग तेज कर दी। चालाक सुंदर लाल ने समझ लिया कि मैं उन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर लड़ा रही हूँ। चुनाचे आज उसने मुझे नशे का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया। लेकिन आज तो मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर वहां जा पहुंचे। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारा हुस्न देखने वालों को दीवाना बना देता है। तुम्हें देखने के बाद किसी को इतना होश ही कहाँ रहता है जो वो। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर दिया। बोली, गॉस, ऐसी बातें मत करो। मैं जैसी भी हूँ सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपना माजी, अपना माहौल और अपना खानदान सब कुछ भुला दिया है। मेरे और अपने दरमियान औरों को मत लाया करो। उसकी आवाज़ भर आ गई। ओह, तुम तो मजाक ही मजाक में संजीदा हो गई। मैंने परेशान होकर कहा, चलो मैं वादा करता हूँ कि आइंदा अपने मामलात में दूसरों का जिक्र कभी नहीं लाऊंगा। बस अब तो हंस दो। मैंने इस अंदाज से कहा कि यकायक उसके चेहरे की शुगुफ्तगी में इजाफा हो गया। लबों पर कलियां चिटकने लगी। उसने मुस्कुराती आंखों से मुझे देखते हुए कहा, अच्छा, अब यहीं खड़े खड़े बातें बनाते रहोगे या चलोगे भी? हाँ हाँ चलो, कहाँ चलना है? मैंने उसकी आंखों की झील में झांकते हुए पूछा। वो कह कहा मार कर बोली, दूसरों के होश गुम होने की बात कर रहे थे, हालांकि खुद तुम्हारे होश ठिकाने नहीं हैं। क्या मतलब? ऐसी क्या बात कह दी मैंने? अभी तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि कहाँ चलना है? वो हंसते हुए बोली, हाँ, मगर तुम खुद ही कहीं चलने के लिए कह रही थी। मैंने जवाब दिया, हाँ, और इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हारे होश गुम हो गए हैं। तुम्हें इतनी जल्दी ये बात याद नहीं रही कि हमें कहाँ जाना है? एलिज़ाबेथ ने शौकी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वाकई याद नहीं। तुमने कहाँ चलने को कहा था? मैंने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, वो इठलाकर बोली, क्या अभी मिस्टर जैक्सन के सामने ये तय नहीं हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? होटल छोड़कर तुम्हारे घर मुंतकिल हो जाऊंगी। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मगर क्या अभी इसी वक्त चलोगी? मैंने पूछा। और फिर कब चलोगे? मैं अब इस होटल में एक रात भी नहीं गुजार सकती। उसने फैसला सुना दिया। ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो सामान समेटो, अभी चलते हैं, मैंने कहा। हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सामान पैक किया। इस दौरान मैंने सुंदर लाल को फ़ोन करके अपनी गाड़ी जो मैं उसकी कोठी में खड़ी छोड़ाया था भेजने की ताकीद की। सामान की पैकिंग से फारिग हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि सुंदर लाल का ड्राइवर कार लेकर आ गया। मैंने उसे कार की चाबी लेकर एलिज़ाबेथ का सामान अपनी कार में रखवाया और फिर वो नाजनी मेरे गुलिस्तान में बहार बन के दाखिल हुई। मेरी ज़िंदगी गुलो गुलजार हो गई। मेरा चमने हयात जो तज़ईन जैसे मशरकी फूल से पहले ही महक रहा था, उसमें मगरिब के एक निहायत खुशनुमा फूल की भीनी भीनी खुशबू भी बस गई। ये इश्क ही का एजाज था जिसने मशरिक और मगरिब को यूं मिला दिया। आतिश इश्क जिसने आर्थर जैसे जवाने राना को जलाकर खाक कर दिया, मेरे लिए गुलजार बन गई थी। इनका ने साधु से बचने के लिए खुद को मेरी तहवील में दे दिया। मुझे आका तस्लीम कर लिया तो अब मेरी हैसियत बदल गई थी। अब तक वो मुझे अपने इशारों पर नचाती रही थी,
लेकिन अब उसकी हाकिमियत ख़त्म हो गई थी और वो मेरे इशारे पर चलने के लिए मजबूर हो गई थी। अब मुझे उसके नाराज़ होने या तेवर बदलने का खौफ नहीं रहा था। उसने बताया कि वो साधु जो उसको हासिल करने का अमल मुकम्मल करके उसे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंचा था। बम्बई के मशहूर इलाके कालपा देवी के एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसका नाम प्रेमनाथ है। वो एक काठियावाड़ी सेठ लक्ष्मी चंद के पास मुलाजिम था और लक्ष्मी चंद की खूबसूरत बेटी निर्मला से मोहब्बत करता था। निर्मला भी उसे चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी चंद को मखमल में यह टाट का पैबंद अच्छा न लगा। चुनाचे उसने प्रेमनाथ को मुलाजमत से निकाल के अपनी बेटी निर्मला पर पाबंदी लगा दी कि वो कभी प्रेमनाथ से नहीं मिलेगी। प्रेमनाथ निर्मला के इश्क में दीवाना हो रहा था। उसका जब किसी तरह बस न चला तो उसने पंडित पुजारियों की मदद हासिल करना चाहिए, लेकिन सेठ लक्ष्मी चंद के मुकाबले में उसे किसी ने मुंह नहीं लगाया। वो लक्ष्मी के पुजारी लक्ष्मी चंद जैसे सेठ को नाराज करने पर आमादा कैसे हो सकते थे। नतीजतन प्रेमनाथ ने खुद ऐसी कुव्वत हासिल करने का फैसला कर लिया जिससे वो दूसरों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सके। चुनाचे उसने तारकुल दुनिया साधुओं के एक गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर ली और उनके साथ वीरानों की खाक छानता और तवील रियाजतें करता रहा। उसने उन साधुओं के साथ रहकर बहुत कुछ हासिल कर लिया था, मगर वो अभी इस काबिल नहीं हुआ था कि अगर लक्ष्मी चंद किसी ज्ञानी पंडित की मदद हासिल कर ले तो वो उसका मुकाबला कर सके। साधुओं से उसने इनका के बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर उनमें कोई इनका की तस्कीर का अमल नहीं जानता था। एक रोज़ प्रेमनाथ की मुलाकात एक ऐसे साधु से हो गई जिसने उसे इनका की तस्कीर का अमल बता दिया, लेकिन ये वो अमल नहीं था जिसे मुकम्मल करने के बाद इनका खुद ब खुद आमिल के पास पहुंच जाती है। लेकिन यह एक ऐसा अमल था जो एक बार जमील अहमद खान ने उस वक्त किया था जब तरबीनी दास ने उनसे इनका को छीन लिया था। प्रेमनाथ और जमील अहमद खान का अमल तकरीबन यकसा ही था, लेकिन इनका चूंकि जमील अहमद खान के पास खुद ही जाना चाहती थी, इसलिए उसने तरबीनी दास को यह बात नहीं बताई थी कि जमील अहमद खान कोई खास अमल करके उसके पास आए हैं। चुनाचे तरबीनी ने बेखबरी में इनका को जमील अहमद खान के पास भेज दिया था। इसके बरक्स अब इनका मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसने मुझे आगाह कर दिया था कि प्रेमनाथ के पास जाकर वो मेरे पास वापस नहीं आ सकेगी। उसने मुझे यह भी बता दिया था कि वो मुझे अपना आका बनाने पर क्यों मजबूर हुई थी। इसकी वजह यह थी कि अगर वह ऐसा ना करती और आज़ाद ही रहती तो प्रेमनाथ उसे हुक्म देकर अपने पास आने पर मजबूर कर सकता था। आज़ाद रहकर उसके हुक्म की तामील इनका पर फ़र्ज हो जाती, क्योंकि वो उसे तस्कीर करने का अमल तो मुकम्मल कर ही चुका था। इनका की आज़ादी अब बरकरार नहीं रही थी। अगर उसका कोई आका ना होता तो प्रेमनाथ उसका आका बन चुका होता, लेकिन अगर पहले से कोई आका होता तो वो उस वक्त तक उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर थी जब तक वो खुद उसे किसी वजह से प्रेमनाथ के सर पर ना भेजता। एक बार वो उसके सर पर चली जाती तो उसकी वफादारियां तब्दील हो जाती। प्रेमनाथ उसका आका बन जाता। प्रेमनाथ के बारे में इनका से पूरी तफसील सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या इसका कोई तरीका भी है? मेरा मतलब है कोई रुकावट जो प्रेमनाथ के अमल को ज़ायल कर दे। नहीं, ऐसा कोई अमल तो नहीं है, मगर प्रेमनाथ ने जो अमल किया है वो 40 दिन का है, यानी ये 40 दिन तक कारगर रहेगा। 40 दिन तक अगर वो मुझे हासिल ना कर सका तो उसे दोबारा अमल करना पड़ेगा। इनका ने पेचोताब खाते हुए कहा। तो इसका मतलब यह है कि 40 दिन तक प्रेमनाथ मेरा पीछा करेगा? मैंने कहा, नहीं, 40 दिन नहीं, कुल 27 दिन, इसलिए कि 13 दिन वो मुझे तलाश करने में पहले ही ज़ाया कर चुका है। इनका ने जवाब दिया, सिर्फ 27 दिन, उसे किसी न किसी तरह टाल दो। इसके बाद मैं उसे दोबारा अमल करने का मौका ही नहीं दूंगी। 27 दिन गो बहुत बड़ी मुद्दत नहीं होती, लेकिन मेरे लिए 27 दिन गुजारना आसान ना था। इनका मदद के लिए मेरी पुश्त पर होती तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना होती। उसकी मौजूदगी और ये इत्मीनान के मुश्किल वक्त में मेरी मदद को आ जाएगी मुझ में तवानाई और हिम्मत पैदा करता रहता था, और मैं अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से टकराने से भी नहीं झिझकता था। उसी ने मुझे सुंदरलाल जैसे शख्स से पंजा लड़ाने का हौसला अता किया। उसी के इशारे पर मैंने बेझिझक मनोहर लाल की आंखों में आंखें डाल दी थीं, और अब प्रेमनाथ के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अपना ज़्यादा वक्त घर में रहकर गुजारता। कुछ तो एलिज़ाबेथ की मोहब्बत पैरों की जंजीर बनी हुई थी, और कुछ प्रेमनाथ का खौफ बाहर निकलने से रोकता था। मुझे घर में कैद हुए 3 दिन हो चुके थे। चौथे रोज़ सुबह ही सुबह इनका ने मुझे बेदार करके इतला दी कि इश्क गजीदा साधु प्रेमनाथ मेरे घर के सामने खड़ा है। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। वह बंगले के सामने सड़क की दूसरी जानिब एक दरख्त के नीचे यूं बैठा था जैसे वो सदा से उसका मस्कन रहा हो। उसके बेहिसाब रोज़ो शब यहीं गुजरे हों। ना जाने क्यों उसे देखकर मुझे फरेरी सी आ गई। मैंने फ़ौरन पुलिस स्टेशन फ़ोन करके अपने असिस्टेंट को हदायत की, मेरे घर के सामने एक साधु ने डेरा डाल दिया है, जिस तरह भी हो सके उसे वहाँ से हटा दो। जी बेहतर जनाब, मैं अभी चंद साथियों के साथ खुद आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं फ़ोन करके हटा तो मुझे ख्याल आया, इनका ने बताया था कि रहीक जिन तज़ीन की वजह से हमारे मकान के करीब ही मंडलाता रहता है। मैंने सोचा नहीं मालूम वो अब भी यहाँ है कि नहीं, और जिस तरह उसने मनोहर लाल के मुकाबले में तज़ीन का साथ दिया था, प्रेमनाथ के मुकाबले में मेरा साथ भी देगा या नहीं। इनका ने मेरे ख्यालात पढ़ ली। वो बोली, तुम्हें इस वक्त ये ख्याल खूब आया।
तज़ीन के गुलबर्गा जाने के बाद मैंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की। ठहरों में मालूम करती हूँ कि वो इस वक्त भी यहाँ है या नहीं। वो मेरे सर से उतर गई और मैं खिड़की का पर्दा दुरुस्त करके दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, इनका जल्द ही वापस आ गई। उसने आते ही पुरमुसर्रत लहजे में कहा, गौस काम बन गया है, रहीक यहाँ मौजूद है और वो हमारी मदद करने पर आमादा भी हो गया है। मैंने हैरत से उसे देखा, पूछा, क्या तुम उससे मिलकर आ रही हो? क्या तुमने उससे मदद तलब की थी? हाँ, मैंने उससे दरख्वास्त की थी, वो तुम्हारे पास आने ही वाला है, इनका ने जवाब दिया। उसकी बात खत्म होते ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने एलिज़ाबेथ को देखा, वह तज़ीन के बिस्तर पर हर बात से बेनियाज गहरी नींद सो रही थी। मैं दरवाजे की तरफ मुंह करके पूछना ही चाहता था कि कौन है। उसी वक्त इनका बोल उठी, रहीक है गौस, इसे यहाँ मत बुलाना, खुद बाहर जाकर किसी दूसरे कमरे में मिल लो इससे। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं था, वरना मैं उससे ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करता कि रहीक से यहाँ मिलने में हर्ज क्या है। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं शब ख्वाबी के लिबास में गाउन पहनकर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक दराज कामत वजीह व शकील नौजवान को खड़े देखकर हैरान रह गया। बिलाशुबा वो मर्दाना हुस्न का ऐसा बेमिसाल शाहकार था। अगर इनका ने मुझे पहले ही ना बता दिया होता कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने वाला रहीक जिन है, तो मैं उसे एक जिन की हैसियत से कभी ना पहचान सकता। मुझे यूं हैरान हैरान निगाहों से अपनी जानिब तकते पाकर वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बरादरम सैयद गौस, आप हैरान क्यों हैं? क्या आप मुझे खुश आमदीद नहीं कहेंगे? उसका दोस्ताना नरम और खलीक लहजा मेरे लिए पैगाम में मुसर्रत था। मैंने निहायत पुरमुसर्रत अंदाज में उसकी जानिब बढ़कर बड़े इत्तेफाक से उसका खैर मकदम किया और साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। हम दोनों आमने सामने इत्मीनान से बैठ गए तो उसने अकीदत नवाज अंदाज में कहा, मोहतरम सैयद गौस, आप हमारे लिए सैयद होने की वजह से तो काबिल एहतराम हैं ही, लेकिन आपकी दूसरी हैसियत ने आपका मर्तबा कुछ और बुलंद कर दिया है। दूसरी हैसियत क्या है जनाब? मेरा ख्याल है शायद मैं अपनी उस हैसियत से खुद वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है जनाब, आप और अपनी हैसियत से नावाकिफ़ हों? मेरा मतलब है आप इसकी वजाहत कर दें तो मैं समझूँ आपका इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा आपके और जमील अहमद खां के ताल्लुक़ की तरफ है। ये ताल्लुक़ ही हमारी यहाँ मौजूदगी का सबब है। आपकी नन्ही मुन्नी दोस्त को माजी में पेश आने वाले वाक़यात की वजह से ये गलत फहमी हो गई है कि हम यहाँ आपकी बेगम की वजह से हैं। माजी में हमारे और आपके मेहरबान बुजुर्ग जमील अहमद खां साहब के दरमियान जो शदीद इख्तलाफ रहा और जिस तरह हम बाहम दस्तों गिरबा रहे, उसकी रोशनी में यही सोचा जा सकता है कि अब भी हम यहाँ मौके की तलाश में हैं। हमें किसी ऐसे मेहरबान वक्त का इंतज़ार है जो जमील अहमद खां साहब पर हमारी बरतरी कायम करने में मुआवन साबित हो। आपकी दोस्त को हम कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे, वो इस तरह सोचने में हक बजानिब हैं। अब हमें आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है तो हम चाहते हैं आपका दिल हमारी जानिब से बिल्कुल साफ़ हो जाए, आपकी सारी गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ दूर हो जाएं, ताकि हम तमाम शकूक व शुबहात से आज़ाद होकर दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू कर सकें। चुनाचे सबसे पहले आप ये जान लें कि हम अब वो रहीक नहीं हैं जिसे मोहतरम जमील अहमद खान की शान में गुस्ताखियाँ सरजद होती थीं। हमने आपकी बेगम मोहतरम तज़ीन को उनसे जुदा करके जो गलती की थी और जिसके नतीजे में हमें जमील अहमद खान साहब के हाथों ज़िल्लत आमेज़ हज़ीमत उठाना पड़ी थी, उसने हमें एक नए कालम में ढाल दिया है। उस वाक़े के बाद वो सरकश और ज़िद्दी रहीक मर गया है और जो नया रहीक आपके सामने है वो उससे कतई मुख्तलिफ बिल्कुल बदला हुआ है। अब हमारी यहाँ मौजूदगी किसी बुरी नीयत से नहीं है। जमील अहमद खान साहब की गैर मौजूदगी में हमने आप लोगों की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ली है। इसकी ज़रूरत शायद इस तरह पेश ना आती अगर वो नन्ही से फितना परवर गुड़िया आप लोगों के साथ ना होती। जमील अहमद खान साहब के दुश्मनों से आप लोगों को कोई संगीन खतरा लाहिक ना होता। अगर होता भी तो हम अपने किसी एक साथी को आप लोगों की खबरगिरी की हदायत कर देते। वो हमें जब भी किसी किस्म के खतरे की इतला देता हम आपकी मदद को हाजिर हो जाते। लेकिन उस फितना घर को आप लोगों के साथ देखकर हम फिक्रमंद हो गए। इसकी मौजूदगी में दुश्मन ज़मीन से पैदा होने लगती हैं। आपने देखा है जब से आपने उसकी बातों पर अमल करना शुरू किया है, आप मुसलसल नित नए हादसात और सानिहात से दो चार नहीं हैं। आपकी पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी तूफ़ानों में घिरती जा रही है। आप अपनी वफा शार और मुखलिस शरीक हयात से दूर हो गई हैं। वो आपको जमील अहमद खान की तरह दरबदर कर देगी। मैंने कहा, गालिबन आपको इस हकीकत का इल्म नहीं कि वो एक मजबूर और ज़रूरतमंद है। जमील अहमद खान से उसका मुफाद वाबस्ता है। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तज़ईन से उसके इख्तलाफ का सबब भी यही है कि वो इनका को साथ रखने पर आमादा नहीं थी। आपने दुरुस्त फरमाया मोहतरम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी सी बात पर वो आप लोगों की खानगी ज़िंदगी जहर आलूद कर दे, आपके दिल से बीवी की मोहब्बत ढो डाले। क्या वो इन इक़दामात के बाद भी जमील अहमद खान साहब की हमदर्दी हासिल करने की तवक्को रखती है? वो बोला, हाँ, और इसीलिए वो मुझे तज़ीन को खुश रखने और किसी शिकायत का मौका ना देने की तलकीन करती रहती है। मैंने जवाब दिया, गो मुझे आपके खानगी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बात चल निकली है तो मैं आपसे सवाल करने की इजाज़त चाहता हूँ। रहीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं?
मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, क्या आप और आपकी दोस्त ये समझने में हक बजानिब हैं कि अगर कभी जमील अहमद खान साहब तशरीफ़ ले आए तो उन्हें आपकी अपनी बेगम के साथ मौजूदा रवैये, आपकी नए दोस्त से आपकी ताल्लुकात की नौयत और आपकी दोस्त की फितना अंगेजियों की खबर ना हो सकेगी? क्या आप लोग उन्हें इतना ही बेपरवाह और बेनियाज तस्वुर कर चुकी हैं? या शायद आपको उनकी ताकत और उनके कद का अंदाज़ा नहीं? क्या आपने तज़यीन से उनकी पिदराना शफ़क़त और मोहब्बत का मुज़ाहरा नहीं देखा? या आप ये सब कुछ भूल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं माजी की कोई बात नहीं भूला हूँ। मुझे खान साहब की ताकत, उनके मर्तबे और तज़यीन से उनकी शदीद और बेलौस मोहब्बत का भी बखूबी इल्म है। मगर तज़यीन ने इनका के मामले में मुझसे इख्तलाफ करके मेरे दिल में अपनी मंजिलत कम कर दी है। ऐन उसी वक्त मुझे एलिज़ाबेथ जैसी तरहदार हसीना मिल गई और मैं उसका दीवाना होकर अंजाम से बेपरवाह हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है महज इतनी सी बात पर खान साहब मेरे खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे। वो यकीनन दरगुजर से काम लेंगे। मैंने जवाब दिया, खैर अगर आपको ये यकीन है तो मैं मजीद आपसे बाज पुरस नहीं करूँगा। वो बोला। मैंने कहा, लेकिन एक बात मेरे सीने में अब तक चुभ रही है। वो क्या? रहीक ने पूछा। आप खान साहब के जानी दुश्मन थे, फिर ये आज मैं आपको जिस रूप में देख रहा हूँ इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, यूँ समझ लीजिए कि जमील अहमद खान साहब ने वो काम कर दिखाया है जो मेरे वालिदैन और उस्ताद कभी ना कर सके। उन्होंने मुझे लगाम देने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर मेरी सरकशी ने उनकी एक न चलने दी। मैं बड़ा खुदसर और ज़िद्दी था। मुझे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। वजह यह थी कि मैंने कभी किसी के मामले में शिकस्त नहीं खाई थी। जो चाहा किया, जिससे जो बात की मनवा के छोड़ी। जिसने मेरे रास्ते में आने की जसारत की उसे खाक में मिला दिया। बुजुर्गों ने कहा, रहीक अकल के नाखून लो। याद रखो, हर शेर के लिए सवा शेर भी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी जगह उलझ जाओ कि हम तुम्हारी वापसी के मुंतज़िर ही रह जाएं। खल्के खुदा को दोस्त बनाने की कोशिश किया करो। दुश्मनों की कसरत किसी को रास नहीं आती। दिल से निकली हुई आहें आसमान को चीर देती हैं। लेकिन मैंने उनकी नसीहतें कभी काबिल इतना नहीं समझी। मेरा ख्याल था ये सब बूढ़े बुज़दिल हो गई हैं। जब खून में हिद्दत नहीं रहती तो ज़ुबान से ऐसी बातें अदा होने लगती हैं और ये बूढ़े नातवा अपनी बुज़दिली को अक्ल व फ़हम और तजुर्बे का नाम देकर जवानों को डराने लगती हैं। लेकिन जमील अहमद खान साहब से मुकाबले के बाद मालूम हुआ कि बूढ़ों का तजुर्बा झूठ नहीं बोलता। खून की गर्मी दानाई को पिघला देती है। अकल की बातें बर्फ़ जैसे सरों में ही समा सकती हैं। चुनाचे बुराई से तौबा करके बुजुर्गों की बताई हुई राह अपनाने का फैसला किया। जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इंतकाम के उस जज्बे का गला घोंट दिया जिसने मेरे खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार कर दी थी। यकीन कीजिए सैयद गौस, जिंदगी का ढंग बदला और जियो और जीने दो का जरिया सूल अपनाया तो दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगी। कल तक जान हथेली पर लिए फिरता था, अब जिंदा रहने को जी चाहने लगा। जिंदगी की कदरों कीमत का एहसास होने लगा। तब यह हकीकत आश्कार हुई कि साफ और सीधी राह इख्तियार की जाए तो जिंदगी कितनी हसीन, कितनी पुरकैफ हो जाती है। कोई खतरा ना रहे तो किस कदर सुकून कल्ब हासिल होता है। मुख्तसर यूं समझ लीजिए, मैंने जिंदा रहने और ज़िंदगी से सही तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होने का गुर सीख लिया है और अब खल्के खुदा को दोस्त बनाने और लोगों के काम आके खुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मशगूल हो गया हूँ। मैंने उसे तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा, खूब। इसका मतलब है कि आपने दुनिया को बुज़ुर्गों की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। अब आपको दुनिया असल रंग में दिखाई देने लगी है। दुनिया का असल रंग कुछ नहीं है मेरे अजीज़। दुनिया जाए इबरत है। यहाँ दूसरों से हमेशा इबरत हासिल करना चाहिए। खुदा ने रंग रंग की मखलूक से इसे आरास्ता किया है। हर एक की खसलत व अतवार जुदा है। हमारे सामने हर किस्म के लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। चश्मे बीना के लिए कदम कदम पर एक सबक मौजूद है और कूर चश्मों के लिए ये एक सादा वर्क के सिवा कुछ नहीं। आपकी बातें बहुत अच्छी और आलिमाना हैं। मुझे हैरत है आप जैसा दाना बीना भी गुमराह हो गया था। मैंने उसकी बातों से मुतासिर होकर कहा, जब तक मैं गुमराह था मुझे ऐसी बातें नहीं आती थी और जब ये बातें आई तो मुझे राह मिल गई। अब मैं सीधी राह का मुसाफिर हूँ। मुझे यकीन है कि मैं कहीं भटके बगैर मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। वो बोला। मैंने मतलब की तरफ आते हुए कहा, तो अब मैं आपको एक काबिल एतमाद दोस्त कह सकता हूँ? नहीं मेरे अजीज़, अभी आप मुझे दोस्त तो कह सकते हैं, काबिल एतमाद नहीं। जब तक कोई अपने अमल से खुद को बाएतबार साबित न कर दे उस वक्त तक महज खूबसूरत अल्फाज सुनकर उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। वो बोला। बातें बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अमल की कसौटी पर पूरा उतरना मुश्किल काम है। तो क्या आप भी सिर्फ बातों की हद तक? उसने मेरी बात काट दी। किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें मेरे अजीज़। वक्त बेहतरीन मुनसिफ है। वक्त पड़ने पर ही किसी के बारे में कोई सही फैसला किया जा सकता है। लेकिन आपके बारे में कोई फैसला करने के लिए मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी मदद दरकार है। अभी आपको इख्तियार है कि आप खुद को क्या साबित करते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, आपको मालूम है कि मैं इस वक्त एक साधु की वजह से परेशान हूँ। नहीं मेरे अजीज़, वो बोला, आप उस साधु की वजह से परेशान नहीं हैं। आपकी परेशानी की असल वजह आपकी नन्ही दोस्त है। आपको उसी की फ़िक्र लाहिक है। आप इस बात से खौफज़दा हैं कि वो आपसे छिन ना जाए। मैंने कहा था ना कि आपकी यह दोस्त आपके लिए हमेशा मुश्किलात ही पैदा करेगी। वो शर से उठाई गई है
उसके साथ खैर आपको कभी नजर ना आएगी। मैं फिलवक्त तो उस साधु से निजात चाहता हूँ। इनका के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप मुमकिन हो तो किसी तरह उस साधु को मेरे मकान के सामने से चलता कर दें। जी बेहतर है, मैं कोशिश करता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या आपको यकीन नहीं है कि आप उसे यहाँ से भगा देंगे? मैंने दरियाफ्त किया। आपने कैसे जाना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे कि आपने कोशिश करने को कहा है, ये यकीन नहीं दिलाया कि ऐसा हो जाएगा। मैंने जवाब दिया। हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। वह चूंकि कोई आम सा शख्स नहीं है। जमील अहमद खान साहब से शिकस्त खाने के बाद मैं किसी को बेहैसियत और कमज़ोर नहीं समझता। जिस तरह उनकी ताकत का अंदाज़ा करने में मुझसे गलती हुई थी, इस तरह किसी और के बारे में भी मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है। चुनाचे अब कोई बात मैं दावे से नहीं कहता। उसी वक्त एलिज़ाबेथ मुझे तलाश करती हुई वहाँ आ गई। उसने कहा, ओह गौस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना, मैंने नाश्ता लगा दिया है, चलकर नाश्ता करो। मैं ज़रा इनसे एक अहम मामले पर बात कर रहा हूँ, तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊँगा, मैंने एलिज़ाबेथ से कहा। किससे गुफ्तगू कर रहे हो? यहाँ और कौन बैठा है? वह हैरत से चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोली। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा? मैंने भी हैरान होकर कहा। वाह भाई वाह, कमाल करते हो तुम भी। यहाँ और है ही कौन जो मुझे नजर आएगा? तुम अकेले ही तो बैठे हो। वह अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए बोली। मैंने हैरत से रहीक को देखा। वो मेरी हैरानी से लुत्फ अंदोज होते हुए शरारत से मुस्कुरा रहा था। बोला, मोहतरम, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हमने खुद को सिर्फ आप पर जाहिर किया है। आपके अलावा कोई और इंसान हमें नहीं देख सकता और ना ही हमारी आवाज़ सुन सकेगा। ओह, आप लोगों में ये बड़ी खूबी है, जिसे चाहते हैं नजर आती हैं, वो भी इस तरह कि वही सिर्फ आपको देख सके। दूसरे लोग बस हैरान परेशानी होते रहे, मैंने रहीक से कहा। एलिज़ाबेथ मुझे उससे बातें करते देखकर परेशान हो गई। उसने मेरा शाना पकड़कर हिलाते हुए कहा, ए गौस, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? बताते क्यों नहीं? यहाँ और कौन है? मैंने कहा, एलिज़ाबेथ इस वक्त चली जाओ, यहाँ मेरे एक पुरस्कार दोस्त बैठी हैं। मैं उनसे बहुत अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम चलकर नाश्ते की मेज़ पर बैठो, मैं भी बस अभी आ रहा हूँ। जाओ, शाबाश जाओ। वह चंद लम्हे टिकटिकी बांधे उस जगह को देखती रही जहाँ रहीक बैठा हुआ था। फिर वापसी के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ रहकर मुझे आए दिन अजीब अजीब मुशाहिदात होती हैं। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी पुरस्कार ताकतों से खौफ आने लगता है। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। मैंने रहीक को मुस्कुरा कर देखा। वो हंसते हुए बोला, ये खूब है मोहतरम गौस, लोग जो कुछ हासिल करने के लिए सख्त तरीन मराहिल से गुजरती हैं और बरसों रियाजतें करते हैं, तकदीर ने आपको उसका बड़ा हिस्सा बगैर किसी मेहनत के अता कर दिया है। क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? आप अजीब लगने की बात कर रहे हैं। अगर मैंने जमील अहमद खान साहब जैसे शख्स के साथ कुछ वक्त ना गुजारा होता और फिर ये वाक़यात मेरे साथ पेश आते, तो यकीन कीजिए खौफ से मेरी हरकतें कल्ब बंद हो जाती। मुझे अब एहसास हो रहा है कि खान साहब कितने मजबूत एहसाब के मालिक थे। यकीनन उनके सीने में बहुत बड़ा दिल है जो वो बरसों ऐसी माफूकुल फितरत ताकतों से नबुर्द आजमा रहे। उन्होंने सारे हिंदुस्तान की शैतानी कुव्वतों से जंग की और बिलाखिर उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो गई। रहीक ने कहा, बेशक वो बहुत अजीम इंसान थे। ऐसे लोग कभी कभी ही पैदा होते हैं। मैंने एक बार फिर मतलब की तरफ आते हुए कहा, अच्छा तो फिर मेरे अजीज, आप उस साधु नुमा आशिक नामुराद को मेरे मकान के सामने से दफ़ा कर रहे हैं ना? मैंने अर्ज़ किया ना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आप देखेंगे मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता नतीजा मेरे इख्तियार में नहीं। चुनाचे मैं अभी से आपके साथ कोई वादा नहीं कर सकता और ना ही आप मुझे इसके लिए मजबूर करें, रहीक ने जवाब दिया। ठीक है, आपने कोशिश करने का वादा कर लिया है, मैं मुतमईन हूं कि आप कामयाब भी हो जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा अब आइए नाश्ता करें चलकर। वो कह कहा मार कर हंसा। मोहतरम सैयद गौस, आपको शायद याद नहीं रहा, मेरा ताल्लुक अजना से है। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूं कि चल के आपके साथ नाश्ता कर लूं। मैं अगर आप लोगों के साथ बैठ गया तो आपके अंग्रेज़ दोस्त शायद आपके साथ रहने से इनकार कर दे। ओह हाँ, आपको अपनी ही तरह एक इंसान की शक्ल में देखकर यह बात मेरे जहन से निकल गई थी। वो उठकर खड़ा हो गया। अच्छा मेरे अजीज़, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। बशर्ते ज़िंदगी, जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। इसके साथ ही वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। एलिज़ाबेथ ड्राइंग रूम में मेज़ पर नाश्ता सजाए मेरी मुंतज़िर थी।